हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 वीडियो। तो चैप्टर नंबर 3 है आरंभिक नगर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हड़प्पा की कहानी पढ़ लिए थे और इसके बाद इन नगरों की विशेषताओं के बारे में भी जान ली थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नगरीय जीवन, यानी कि हड़प्पा काल का नगरीय जीवन कैसा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। कहा कि हड़प्पा का जो नगर था, यहाँ बहुत हलचल रहा करता था। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नई इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह संभवतः वहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजे कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। और कह रहा है कि यह भी संभव हो सकता है कि यहाँ के जो शासक थे वह लोगों को दूर दूर तक भेजकर वहाँ से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और यह भी संभव हो सकता है कि यहाँ से जो शासक लोग थे वो खूबसूरत मनकों तथा सोना चांदी से बने आभूषण को और कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। आगे है, इन नगरों में लिपिक भी होते थे। कह रहा है कि इन नगर में लिपिक भी होता था जो मुहरों पर तो लिखे ही जाते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखे होंगे जो बच नहीं पाई। जो लिपिक था वो मुहर पर तो लिखे जाते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखे गए होंगे जो कि बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे और मोहनजोदड़ो का जो नगर था वहाँ पे शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और जो वहाँ के लोग थे वो लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ और साथ ही वहाँ के किस्से और कहानियाँ भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे और वहाँ के जो वो स्त्री पुरुष जो थे वो मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे वहाँ के खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प। कह रहा है कि आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। कह रहा है कि हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ मिली है वहाँ से मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। कह रहा है कि पुरातत्वविदों को जो चीज़ मिला है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, सोना, चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे का औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कह रहा है कि तांबा का और कांसा का औजार, हथियार, गहना और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कह रहा है कि सोना और जो चांदी था उससे गहना और बर्तन बनाया जाता था। आगे है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। कह रहा है कि यहाँ का सबसे आकर्षक जो वस्तु है उनमें मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरों बनाते थे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर के मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। कह रहा है कि ये जो आयताकार जो पत्थर है उन पर जानवरों का चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चलिए इससे पहले कुछ नोट के पढ़ लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है कि ऊपर पत्थर के बाट देखो। ये जो वाइट कलर के दिखाई दे रहा है पत्थर, इसको बोलते हैं बाट, पाट यानी बटखारा, जिससे हम लोग वस्तुओं को मापते हैं। कह रहा है कि कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। कह रहा है कि ये जो बाट है इसको बहुत ध्यानपूर्वक और उपयुक्त तरीके से बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था और जो बाट जो बना रहता था वो चट पत्थर का बना रहता था।
इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। और जो वाट जो बनाया गया है वह बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया है। आगे है मध्य में बाएं मन के, कारण कि मध्य में जो बाएं तरफ जो मन का है से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थर को काट और तराशकर मनके बनाए गए, इसके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। कारण कि ये जो बनाया गया है यह बहुमूल्य पत्थर को काटकर और तराशकर बनाए गए हैं और इसके बीच में एक छेद किए गए हैं ताकि इसमें धागा डालकर माला बनाई जाए। कह रहा है कि मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, कह रहा है किधर देखिए मध्य में जो दाएं हैं ये पत्थर के धारदार फलक है। कह रहा है कि नीचे दाएं में कढ़ाईधार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्तियां जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इनमें उसे कढ़ाईधार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। ये जो मूर्ति है वो कढ़ाईधार वस्त्र पहने में दिखाया गया है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। कह रहा है कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातुओं का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो चलिए जानते हैं। कह रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। आगे है इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। कह रहा कि इसमें से जो अधिकांश जो वस्तु उसका निर्माण विशेषज्ञ ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहर पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। कह रहा है कि पृष्ठ संख्या 26 पर देखिए ये जो मूर्ति है कितने अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है और बनाई गई है और उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। कह रहा है कि 26 जो पृष्ठ है उस पर जो मूर्ति दिखाया गया है वह मतलब इतना आकर्षक है और इतनी अच्छी तरह से बनाई गई है कि यह कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। अगला है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। कह रहा है कि हर व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमको यह पता लगाना है कि इस काम को पुरुष ही मतलब प्रशिक्षण हासिल कर सकता है या केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। मतलब कह रहा है कि शायद कुछ महिलाएं और पुरुष भी इस काम में दक्ष थे। अब पढ़ते हैं फ्यांस के बारे में। चलिए पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। कह रहा है कि पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। लेकिन फ्यांस जो पत्थर है इसको कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। कह रहा है कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उसके बाद इस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। कह रहा है कि इस जो चिकनी परत था इसका रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। आगे है फ्यांस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जो आपसे पूछ सकता है कि फ्यांस से क्या बनाया जाता था, तो फ्यांस से चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे है कच्चे माल की खोज में। कह रहा है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक हम उन पदार्थ को कह सकते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलता है या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं।
कह रहा है कि लकड़ी या जो धातु जो है, जैसे सोना चांदी या तांबा, जितना भी धातु है वह प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल की तरह रहता है। इसमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है और इससे कई तरह की चीज़ बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, और मिसाल के तौर पर जो किसान जो है कपास तैयार करता है उससे कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। आगे है, हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं से मिली थी। कह रहा कि हड़प्पा में जो लोग थे वहाँ की कई चीज़ें वहीं से मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों वे दूर दूर से आयात करते थे। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर को लोग दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि लाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कह रहा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था, और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई के देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कह रहा है कि कांसा को बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु, यानी कांसा के साथ में हम तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन है, इसका आयात जो है ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कह रहा है कि सोना का जो आयात है वो आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।